नमस्कार आदर सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि नेपाल पे कैसे गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसके बाद आपका नेपाल का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का वाइफ, उसके बाद आपका नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, सबको जला दिया गया। जनजी प्रोटेस्ट हुआ है करप्शन के खिलाफ, ठीक है। तो देखिए, अभी इसमें बहुत सारे थ्योरीज बाहर निकल के आते हैं कि किसी कंट्री का हाथ था, शायद यूएसए ने कुछ किया रहेगा, शायद चाइना ने कुछ किया रहेगा, शायद इसके पीछे इंडिया का हाथ था। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आज के टाइम पे नेट पे है, और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स उन लोग सब अपना अपना लॉजिक देने के लिए बिजी है। और आज जो फैक्ट है वो हम लोग जानेंगे। देखिए, नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर जिसने रेजिग्नेशन दे दिया, केपी शर्मा ओली, हमेशा चाइना को सपोर्ट किया है। तो आज के डेट पे ये नेपाल छोड़ के भाग गए, पर भागने के बाद भी ये आज के डेट पे भी अपना गलती नहीं मान रहा है कि मेरा गलती था, हम लोग का गलती था, इसीलिए नेपाल पे ऐसा हालत हुआ है। आज के डेट पे भी इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। बोल रहा है कि लॉर्ड रम्स बर्थ प्लेस लिम्पियादुरा मैप ओनली इश्यूज फर्स्ट रेस्पॉन्ड आफ्टर आउटस्टैंडिंग नेपाल प्रोटेस्ट। तो बोल रहा है मैं नेपाल पे बैठे हुए, मतलब सत्ता में बैठे हुए दो काम मेरा था। एक है लिम्पियादुरा और लिपुलेक, ये नेपाल के मैप पे दिखाया था और बोला था कि श्री रामचंद्र जी का जो जन्मभूमि है, जो बर्थ प्लेस है, वो नेपाल पे। शायद ये दो काम मैंने किया था, इसीलिए मुझे नेपाल से बाहर निकाल दिया गया। अब सबको पता है कि ये दो काम ये इंडिया के अगेंस्ट पे किए थे, तो इसीलिए इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट करके बोलना चाहते हैं कि ये काम इंडिया नहीं करवाए। अब ये देखेंगे कि नेपाल का मैप, ये जो डॉटेड लाइन है इधर खत्म होता है नेपाल का मैप, बट नेपाल ने इंडिया का जो ये पूरा पोर्शन है इसको क्लेम करता है, लिम्पियादुरा, काला पानी, लिपुलेक, ठीक है, इसको क्लेम करता है, करके बोलता है कि नेपाल का। तो ये जो पोर्शन है ये इंडिया ने कब्जा करके रखा है, आज के डेट पे इंडियन कंट्रोल पे है, पर ये एक्चुअली नेपाल का टेरिटरी है। और उसके बाद नेपाल ने सिर्फ क्लेम ही नहीं करता, अपने एक ऑफिशियल मैप जारी कर देता है, और वो मैप नेपाल हम खुद का 100 रुपीज नोट के पीछे प्रिंट करने भी लगता है, वो गलत मैप। तो इंडिया ने मतलब इसको बहुत विरोध किया था। तो नेपाल पे देखिए बहुत नेक्स्ट लेवल पे करप्शन चल रहा था, नेपाल पे नेपोटिज्म चल रहा था, नेपाल का प्रगति नहीं हो रहा था, नेपाल का राजा को हटा के गवर्नमेंट लेके आया था कि नेपाल का जीडीपी बढ़े, नेपाल पे कुछ नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं नेपाल गवर्नमेंट ये सोचा था कि अपने जनता को ये सब असली मुद्दे से हटा के, ये मैप वगैरह, इंडिया हम लोग का जमीन छीन लिया, फिर श्री राम का बर्थ प्लेस नेपाल पे, ये सब जनता को उलझा के रखे, ताकि जनता का जो असल जो मेन मुद्दा है उसमें जनता का ध्यान ना जाए। ओके, बट नेपाल पे धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर वगैरह इन लोग बताने लग रहा था कि नेपाल का जो नेपो किड्स है, जो मिनिस्टर का किड्स है, बाहर जाके फॉरेन पे जाके एंजॉय कर रहा है, नेपाल का आम जनता गरीबी पे भुखमरी से मर रहा है। तो नेपाल धीरे धीरे टिकिंग टाइम बॉम्ब बन रहा है। पर बाद में जब ये सोशल मीडिया को बैन कर देता है, उस टाइम पे वो बॉम्ब आप मान सकते फट गया। जैसे ही फट गया तो बस नेपाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ, गवर्नमेंट फायरिंग किया स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट मारा गया, 13 या 20 स्टूडेंट मारा गया उसमें फायरिंग पे। उसके बाद पूरा सब कुछ जला के राख कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया नेपाल पे। अब नेपाल पे एक नया गवर्नमेंट बनना है, पर अभी तो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, री इलेक्शन करवाना है पॉसिबल नहीं है, बट री इलेक्शन करवाने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए। वो गवर्नमेंट को स्टूडेंट लीडर जो भी है इन लोग चुना है, वो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट 6 महीने तक नेपाल पे रहेगा, और 6 महीने के अंदर नेपाल पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। ये आपका नेपाल का जो करंट गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट का हेड मतलब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर, इनको बनाया गया है। सुशीला कार्की जी को नेपाल का करंट गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है। मतलब नेपाल का आज के डेट पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो 6 महीने के लिए आया है, फिर एक बार इलेक्शन कराएगा, करवाने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा नेपाल का। तो आज के डेट पे सुशीला कार्की जी नेपाल का इंटरिम गवर्नमेंट का हेड, मतलब नेपाल का फिलहाल का प्राइम मिनिस्टर। अब ये इंडिया का सबसे बड़ा समर्थक है, सपोर्टर है, फ्रॉम बीएचयू टू काठमांडू। मतलब इन्होंने अपना जो एजुकेशन कंप्लीट किया था, ओके, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था सुशीला कार्की जी। इसका इंडिया के साथ एक डीप कनेक्शन है। ये हमेशा बोला है कि इंडिया और नेपाल के बीच, ये एक बात हमेशा बोला है, जब दो बर्तन रहते हैं उसमें आवाज होता है, बट इसका मतलब, आवाज का मतलब यही है कि दो बर्तन साथ में। तो इंडिया और नेपाल को हमेशा साथ पे रहना चाहिए। नेपाल का जो करंट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था कि इंडिया को हम लोग दूर रखेंगे, साइड लाइन कर देंगे, सुशीला जी कभी उसका सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद सुशीला जी हमेशा बोला है कि खुद को बोला है कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, मैं हमेशा इंडिया का एक दोस्त हूं, क्योंकि मैं इंडिया से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया हूँ, अपना जो लॉ का पढ़ाई है इंडिया से कंप्लीट किया हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इंडिया का कल्चर, इंडिया का पीपल, इंडिया से मुझे बहुत प्यार मिला है, तो ये हमेशा इंडिया के फेवर पे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जब तक ये
सुशीला कार्की जी एज अ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नेपाल का, इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो इंप्रूव होगा। अब इन्होंने अपना जो नेपाल कंट्री पे ओके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रह चुका है। तो हमारे जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल कब से कब तक, 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक, मतलब 1 साल से थोड़ा कम चीफ जस्टिस रहे। अब देखिए नेपाल का क्या है ना, नेपाल का किसी भी जज बोलिए, पॉलिटिकल लीडर बोलिए, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, हेड ऑफ द स्टेट, बहुत अनस्टेबल है। ये ज्यादा दिन नहीं रहता है, बनता है फिर तुरंत टूट भी जाता है। ओके, अब इंडिया का हम लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे अपना रैली कर रहा था, उधर से नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर बना है सुशीला कार्की जी, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है, बधाई दे दिया है, ओके, अभिनंदन दिया है। और इंडिया कमिटेड टू नेपाल प्रोग्रेस, मतलब बोले इंडिया हमेशा नेपाल का प्रोग्रेस पे हमेशा साथ देगा, ठीक है, मोदी जी वादा कर दिया। ओके, उसके बाद ये जो सुशीला कार्की जी, इसका हस्बैंड है दुर्गा प्रसाद सुवेदी, ये है इनका हस्बैंड। बट ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है, क्यों पता है? ऐसा बोला जाता है कि दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी नेपाल का एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। तो अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि एक इंसान को कैसे आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं जिसका हस्बैंड, ठीक है, प्लेन हाईजैक किया था, ठीक है, हाईजैक मतलब लिटरली हाईजैकर है। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल अंडर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर सुशीला कार्की, इनका हस्बैंड ने एक प्लेन को, एक नेपाल का प्लेन को हाईजैक करके बिहार पे लैंड कराया था 1973 में। ओके, पैसेंजर इंक्लूडेड एक्टर माला सिन्हा, वो प्लेन पे एक्टर माला सिन्हा भी प्रेजेंट थे। अब इन्होंने ये करके क्या किया था उस टाइम पे 1973 पे, उधर से 3 लाख रुपया लेके चले गया था, इंडियन रुपीज में 3 लाख रुपया लेके चले गया था, जो आज के डेट पे 35 करोड़ इन एंड अराउंड होता है। ओके, अब ये इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि देखिए उस टाइम पे, उस 1973 से नेपाल पे क्या था, नेपाल पे था कि हम लोग गवर्नमेंट लेके आएंगे, हम लोग ये मोनार्की नहीं चाहिए। उस टाइम पे नेपाल का किंग था। अब किंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो नेपाल का जो डेमोक्रेसी, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल पे गवर्नमेंट बनेगा, इंडिया जैसा गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट बनेगा। तो ये गवर्नमेंट जो सपोर्ट करते हैं, इन लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ, तो वो प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए बोला था, उन लोगों के पास पैसा नहीं था, प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए उन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था। उसके बाद उन्होंने पैसा डिमांड किया था, वो पैसा नेपाल पे जाके फिर उन्होंने काम पे लगाया, वो प्रोटेस्ट के पीछे लगाया। फाइनली नेपाल पे 2008 पे, ठीक है, मतलब लगभग मान लीजिए 30-35 साल बाद नेपाल पे गवर्नमेंट आ गया, मोनार्की मतलब राजा का जो भी सिस्टम था वो हट गया। बट नेपाल पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया था, मैं आपको हमेशा उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि इधर घपला किया है, इधर करप्शन है, ठीक है, अपना जो पॉलिटिक्स में किसी को, बाहर का किसी को आने नहीं देता हमेशा, मतलब मैं आज एक एमएलए हूं तो मेरे बाद अगर कोई एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, ऐसे उधर भी नेपोटिज्म चल रहा था। तो नेपाल का गवर्नमेंट इतना अनस्टेबल था, जब से 2008 से जब भी नेपाल का गवर्नमेंट बना है, कोई भी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक राज नहीं कर पाया, 5 साल तक सत्ते पे बैठ नहीं पाया। 2-3 साल होता है, 1-1.5 साल होता है, पलट जाता है, बदल जाता है। ओके, तो आज के डेट पे सुशीला कार्की जी आ गए, तो इन्होंने आके ही बोल दिया कि मैं इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगा, अच्छा रिलेशन रखूंगा, जो भी रिलेशन डिस्ट्रॉय हुआ था वो रिस्टोर करूंगा। चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला है, जो पहले गवर्नमेंट हमेशा चाइना जो करती थी, इन्होंने चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि मैं सब कुछ समझ के 6 महीने के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की आपका आयोजन करूंगा। ओके, अब नेपाल में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई, देखिए प्रोटेस्ट हुआ, जो भी एक लीडर तो होना चाहिए। वो लीडर कौन था? बालेन शाह, जिसको बलेंद्र शाह बोलते हैं। ये काठमांडू का मेयर है। तो सब बोल रहा था ये अगर लीडर था तो इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था ना, सुशीला कार्की जी को क्यों बनाया? देखिए सुशीला कार्की जी इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, जो 6 महीने के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है 6 महीने बाद जब इलेक्शन होगा फुल फ्लेज, ठीक है, जैसे इलेक्शन हमारे कंट्री पे भी होता है, उस टाइम तक बालेंद्र शाह, ऐसी अभी जितना भी स्टूडेंट लीडर है सब बालेंद्र शाह को मानते हैं अपना लीडर। तो बालेंद्र शाह अपना जो पकड़ है नेपाल पे और भी मजबूत करेगा ये 6 महीने पे। उसके बाद जब 6 महीने बाद जब ओरिजिनल इलेक्शन, ओरिजिनल गवर्नमेंट की बात आएगा, तब बालेंद्र शाह वो चुनाव लड़ेंगे, लड़के उनको, मतलब उनका एक ये 35 ईयर्स है, बहुत ही यंग है, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए बालेंद्र शाह अभी चुपचाप बैठा है, अभी अपना पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ओके, अब नेपाल पे नॉर्मल से धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो कर्फ्यू वगैरह नेपाल पे लगा था उसको हटा लिया गया है। ओके, नेपाल पे जो शांति वापस आया है, जो डेडली प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था शांति वापस आया है, और इंटरिम गवर्नमेंट अपना कामकाज भी चालू कर चुका है नेपाल पे आज के डेट पे।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, जब बालेंद्र शाह अगर गवर्नमेंट पे आता है तो उस टाइम पे बालेंद्र शाह चाइना और इंडिया को कैसे हैंडल करेगा, किसके प्रति ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा, आप कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।